हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यूक्रेन संकट को लेकर बड़ी खबर। यूएनएचआरसी में रशिया के खिलाफ बड़ा प्रस्ताव जारी, भारत फिर रहा अनुपस्थित। जी हां दोस्तों, बताएंगे चीन ने किसका साथ दिया दोस्तों। और इसी बीच बड़ी खबर में बताएंगे जहाँ पर शी जिनपिंग के साथ नरेंद्र मोदी जी के समीकरण ने कई मसलों को सुलझाया है दोस्तों। बताएंगे अजीत डोभाल ने बहुत बड़ा रिपोर्ट जारी किया है दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां मुश्किल वक्त में श्रीलंका को आई भारत की याद, भारतीय राजदूत से क्या बोले पीएम विक्रम सिंघे, सबसे पहले आपको यहां बताएंगे दोस्तों। और इसी बीच बताएंगे जहां पर अकड़ छोड़ भारत के साथ व्यापार शुरू करना चाह रहा है क्या पाकिस्तान, बताएंगे दोस्तों। शहबाज सरकार ने दिया इस पर बड़ा जवाब, क्या है वो बात दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ बताएंगे। और इसी बीच बताएंगे जहां पर क्या नेपाल में चीनी कंपनियों की पैदा की हुई बिजली खरीदेगा अपना भारत, बताएंगे दोस्तों इस पर क्या सरकार ने जवाब दिया है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां बिहार से बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों नीतीश कुमार को लेकर, जहां पर बिहार में बड़ा ही सियासी खेला हुआ है दोस्तों गडकरी जी के कार्यक्रम को लेकर। और इसी बीच बताएंगे जहां अखिलेश यादव के गठबंधन की होगी क्या अग्नि परीक्षा, क्या आजम और शिवपाल मिलकर बिगाड़ेंगे समाजवादी पार्टी का खेल, क्या बीजेपी को होगा जमकर फायदा। साथ ही आपको बताएंगे दोस्तों जहां मौसम विभाग ने मानसून को लेकर सबसे बड़ी जानकारी साझा की है दोस्तों। बताएंगे गर्मी से कब मिलने वाला है राहत आप लोगों को। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी हम आपको अभी बताने वाले हैं, तो आराम से बन रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों। और आपको भी भारतीय होने पर शान है और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है, सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर यूएनएचआरसी में रशिया के खिलाफ प्रस्ताव, जिसमें भारत फिर एक बार रहा अनुपस्थित। चीन ने खुलकर दिया मॉस्को का साथ। जी हां दोस्तों, रशिया के आक्रमण की वजह से यूक्रेन में मानवाधिकारों के बिगड़ते हालात पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी में एक प्रस्ताव लाया गया दोस्तों, जिसमें भारत एक बार फिर अनुपस्थित रहा। और इस प्रस्ताव में परिषद ने इस सैन्य आक्रमण को तत्काल खत्म करने की मांग दोहराई। जिनेवा में स्थित परिषद ने गुरुवार को प्रस्ताव पारित करने के बाद अपना 34वां विशेष सत्र खत्म कर दिया। और इस प्रस्ताव के पक्ष में 33 देशों ने वोट किया, तो वहीं केवल 2 देश चाइना और इरिस्ट्रिया ने इस प्रस्ताव के विरोध में वोटिंग की। और इस दौरान भारत, पाकिस्तान समेत 12 देश अनुपस्थित रहे दोस्तों। और इन देशों में आर्मेनिया, बोलीविया, कैमरून, क्यूबा, कजाकिस्तान, नामीबिया, सेनेगल, सूडान, उज्बेकिस्तान और वेनेजुएला शामिल है। यानी दोस्तों भारत ने एक बार फिर अपने आप को तटस्थ रखने की कोशिश की है दोस्तों, यानी अपने आप को न्यूट्रल रखने की कोशिश की है और अपने आप को अनुपस्थित करके ये साफ जाहिर कर दिया है दोस्तों कि भारत किसी एक ही तरफ नहीं झुक सकता और भारत दोनों की भलाई चाहता है। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों भारत के इस एक्शन की, क्या आप सराहना करते हैं दोस्तों? अगर करते तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं अगली और सबसे अहम खबर की तरफ, जहां पर शी जिनपिंग के साथ नरेंद्र मोदी के समीकरण ने कई मसलों को सुलझाया है दोस्तों। एनएसए अजीत डोभाल ने इसकी बड़ी जानकारी दी। आपको बता दें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना के साथ 2020 के गतिरोध के दौरान भारतीय सेना द्वारा बल प्रयोग को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई भविष्य में की जा सकती है। इंडियन एक्सप्रेस ने यह रिपोर्ट एक किताब के हवाले से दी है। जी हाँ दोस्तों, मोदी एट 20 किताब में डोभाल ने कहा कि सभी मौजूदा बॉर्डर मैनेजमेंट समझौतों के उलट कोविड महामारी के दौरान विरोधी ताकतों ने हमारे प्रमुख हितों को चुनौती देने की कोशिश की, जिसके लिए सैन्य बल के अनुपातिक इस्तेमाल की जरूरत थी। इसे तत्काल स्तर पर मंजूरी दी गई थी। नेतृत्व और सैनिकों ने एक तरफा कार्रवाई का विरोध करने की इच्छा शक्ति जताई। इस संकट के दौरान हमने एक विशेष तरीके से प्रतिक्रिया दी, हालांकि अन्य विकल्प भी थे। अगर देश के महत्वपूर्ण और प्रमुख हित दांव पर लगे तो कुछ का इस्तेमाल किया गया और ऐसा रहा तो कुछ और का भी इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों कि अजीत डोभाल ने अन्य सभी विकल्प समाप्त हो जाने के बाद पीएम मोदी जी ने व्यक्तिगत रूप से डोकलाम मसले को राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने उठाया था, ऐसा उन्होंने बताया। दोनों नेता तत्काल समाधान खोजने के लिए सहमत हो गए और आखिरकार कई बातचीत के बाद गतिरोध को सुलझा लिया गया। यानी दोस्तों अजीत डोभाल का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की थी दोस्तों, उससे कई मसलों को सुलझा लिया गया था, जो कि आज
आज विपक्ष मोदी सरकार को कोसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोस्तों आप लोग एक भारतीय नागरिक होने के नाते क्या मोदी जी के इस कदम का सराहना करते हैं दोस्तों? क्योंकि कुछ चीजें होती हैं दोस्तों जो दिखाई नहीं देती है लेकिन होती अवश्य। ऐसे में कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि आपका समर्थन है मोदी जी को। अगली खबर की बात करें जहां श्रीलंका क्राइसिस को लेकर बड़ी खबर, मुश्किल वक्त में श्रीलंका को आई भारत की याद, भारतीय राजदूत से आखिर क्या बोले पीएम विक्रम सिंघे। हम आपको बताते हैं आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को बहुत बड़ी आर्थिक मदद की जरूरत है दोस्तों। बड़ी सियासी उठापटक के बाद महिंदा राजपक्षे ने देश को गर्त में छोड़कर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब देश को उबारने का सारा दारोमदार नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंघे पर है दोस्तों। ऐसी स्थिति में रानिल विक्रम सिंघे ने भारत को याद किया है दोस्तों। इस बाबत उन्होंने श्रीलंका में भारतीय राजदूत गोपाल बागले से मुलाकात भी की है। जी हां, नवनियुक्त प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंघे ने शुक्रवार को कोलंबो में प्रधानमंत्री कार्यालय में अपने पहले दिन श्रीलंका में भारतीय राजदूत गोपाल बागले से मुलाकात की दोस्तों। विक्रम सिंघे ने आर्थिक संकट की स्थिति में श्रीलंका को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से धन्यवाद किया। साथ में भारत के साथ और भी ज्यादा मधुर रिश्तों की बात कही दोस्तों। उन्होंने कहा कि हम आशा करते हैं कि भारत हमारे साथ अच्छे रिश्तों को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। उन्होंने कहा और भी ज्यादा इसमें हम मधुर घोलेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें शपथ ग्रहण के बाद नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंघे ने कहा मैंने चुनौती ली है कि देश की इकोनॉमी पटरी पर लेकर आऊंगा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करके श्रीलंका को आर्थिक संकट से बाहर लाना है। इसके साथ उन्होंने भारत के साथ रिश्ते पर भी बड़ी अच्छी बातें कही है दोस्तों। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए हम आपको नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है दोस्तों कि इनके पीएम बनने के बाद भारत के साथ और अच्छे संबंध हो जाएंगे श्रीलंका के। लेकिन दोस्तों क्या आपको लगता है कि इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद श्रीलंका की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी दोस्तों? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। और दोस्तों आप लोग सच में हम लोग का काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों, इसके लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ जहां पर अकड़ छोड़ क्या भारत के साथ अब व्यापार शुरू करना चाह रहा है पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, शहबाज सरकार ने दिया है इस पर बड़ा जवाब। हम आपको बताते हैं भारत में ट्रेड मंत्री की नियुक्ति से जुड़े विवाद के बीच पाकिस्तान ने सफाई देते हुए भारत के साथ बातचीत से इनकार किया है दोस्तों। पाकिस्तान का कहना है कि भारत के साथ सार्थक या रचनात्मक बातचीत का माहौल नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आसिम इफ्तिखार ने गुरुवार को साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बयान दिया है दोस्तों। उनसे दिल्ली में पाकिस्तान के नए ट्रेड मंत्री की नियुक्ति के संबंध में सवाल पूछा गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल किया गया कि क्या पाकिस्तान इस कदम के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बहाल करने की कोशिश कर रहा है। इफ्तिखार ने कहा कि इस मामले पर राष्ट्रीय सहमति बनी थी। भारत के साथ विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए पाकिस्तान की नई सरकार ने भी पूर्व की सरकारों की पॉलिसी को ही अपनाया है। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा डिप्लोमेसी में आप बातचीत के दरवाजों को बंद नहीं कर सकते। यानी कि दोस्तों भारत में अपना ट्रेड मंत्री भी दोस्तों नियुक्त किया है पाकिस्तान ने, लेकिन भारत के साथ व्यापार करने को भी मना कर रहा है दोस्तों। यानी पाकिस्तान कहीं ना कहीं दोहरी चाल चलने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। आप क्या कहते हैं, आपकी निजी क्या राय है इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर व्यापार नहीं करना था तो ट्रेड मंत्री नियुक्त करने की क्या आवश्यकता है, बताइएगा जरूर दोस्तों। अगली खबर की बात करें जहां नेपाल में क्या चीनी कंपनियों की पैदा की हुई बिजली खरीदेगा अपना भारत, जिस पर बोली सरकार। बता दे पीएम नरेंद्र मोदी जी 16 मई को नेपाल के एक दिनी दौरे पर जा रहे हैं दोस्तों। आप सभी को पता होगा बुद्ध जयंती के मौके पर वो लुम्बिनी जा रहे हैं दोस्तों, जहां नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने मामले को लेकर एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पीएम मोदी जी के नेपाल दौरे को लेकर जानकारी दी है दोस्तों। ये पूछे जाने पर कि क्या भारत ने नेपाल से कहा है कि नेपाल में चीनी कंपनियों द्वारा तैयार किए जा रहे बिजली को भारत नहीं खरीदेगा, के जवाब में विनय क्वात्रा ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच या किसी अन्य पड़ोसी देश के साथ बिजली व्यापार बिजली मंत्रालय के सीबीटी दिशा निर्देशों द्वारा शासित होता है। उन्होंने आगे बताया कि बिजली आयात और निर्यात पर कोई भी फैसला उन दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है और ये दिशा निर्देश देश विशिष्ट नहीं होते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि हाल ही में नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा ने कहा था कि चूंकि भारत नेपाल में चीनी कंपनियों द्वारा उत्पादित ऊर्जा खरीदने को लेकर अनिच्छुक है, ऐसे में हम नेपाल में भारतीय डेवलपर्स की भागीदारी के लिए नरेंद्र मोदी जी से बात करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर, जहां पर बैक फुट पर पहुंचा फिनलैंड, रूसी हमले का सताया डर तो बनाया हाईटेक बंकर। जी हां दोस्तों, यूक्रेन और रशिया के बीच जारी जंग
जंग में अब तक हजारों की संख्या में मौतें हो चुकी हैं और लाखों लोग देश छोड़कर भाग चुके हैं। दोस्तों युद्ध को जल्द ही 3 महीने का वक्त पूरा हो जाएगा, जिसके और लंबा चलने के आसार है, क्योंकि बातचीत पूरी तरह ठप पड़ी हुई है। दोस्तों यूक्रेन का कहना है कि वो उन पर युद्ध अपराध की घटनाओं की जांच कर रहा है, जिन्हें कथित तौर पर रूसी सेना ने किया है, जिसमें कीव के बाहर 2 निहत्थे नागरिकों बोले तो रशियन सोल्जर्स को गोली मारना शामिल है। तो वहीं फिनलैंड के ऊपर रूस के हमले का डर सता रहा है दोस्तों, और इसी वजह से फिनलैंड में हाईटेक बंकर बनाया गया है, क्योंकि फिनलैंड को पता है कि वो अब नाटो में शामिल हो जाएगा और जैसे ही नाटो में शामिल होगा रशिया उस पर परमाणु अटैक भी कर सकता है दोस्तों। इसीलिए पहले से बड़े बड़े बंकर बना दिए गए हैं दोस्तों, बनाए जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों नाटो से जुड़ना भी चाह रहा है फिनलैंड और रशिया से भी डर लग रहा है। ऐसे में बहुत बुरी स्थिति में दिखाई दे रहा है फिनलैंड। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, सुझाव जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां इसी से जुड़ी खबर रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर, जहां कीव में सुधरे अब हालात, फिर कामकाज शुरू करेगा अपना भारतीय दूतावास। जी हां दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास, जो कि मौजूदा वक्त में अस्थायी रूप से वॉर्सा यानी पोलैंड से बाहर काम कर रहा है, 17 मई 2022 से कीव में अपना परिचालन फिर से शुरू कर देगा। आपको बता दें 13 मार्च 2022 को भारत ने अपने दूतावास को अस्थायी रूप से वॉर्सा में स्थानांतरित कर दिया था। आपको बता दें दोस्तों कि यूक्रेन पर रशिया का आक्रमण पिछले 2.5 महीने से अधिक से जारी है। पिछले कुछ दिनों से रूसी सेना ये यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्रों में अपना फोकस बढ़ा दिया है। दोस्तों एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शायद यही कारण है कि भारत कीव में अपना दूतावास फिर से शुरू करने जा रहा है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां ऑस्ट्रेलिया के नजदीक क्या कर रहा चीन का जासूसी युद्धपोत, आक्रामक गश्त देख टेंशन में आया अमेरिका। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट के नजदीक चीनी जासूसी युद्धपोत को देखा गया है। दोस्तों ये युद्धपोत ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी समुद्री तट के नजदीक गश्त लगा रहा है। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी समुद्री तट कई सैन्य और खुफिया प्रतिष्ठान है, जिनका इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना भी करती है। अंतरराष्ट्रीय जल सीमा में मौजूद रहने के कारण ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने अभी तक कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका सैटेलाइट गश्ती विमान, रडार और दूसरी तकनीकों के जरिए चाइना के इस इंटेलिजेंस कलेक्शन वेसल हेवांग सिंह पर नजर रखे हुए हैं। चीन ने हाल में सोलोमन आइलैंड के साथ सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके बाद से चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच तनाव बढ़ गया है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां अमेरिका भारत को लेकर सबसे ज्यादा नफरत, रशिया पाकिस्तान से बहुत ज्यादा प्यार, चाइना में हुए सर्वे में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, चीन के लोग अमेरिका और रशिया को लेकर क्या सोचते हैं, इस सवाल को लेकर चीन में एक सर्वे कराया गया था दोस्तों, जिसमें काफी दिलचस्प बातें पता चली हैं। तो वहीं पाकिस्तान को लेकर चाइना के लोगों की सोच क्या है, धारणा क्या है, ये सब बातें भी चाइना के लोगों से जानने की कोशिश की गई है। दोस्तों 3000 से ज्यादा चीन के लोगों के बीच किए गए इस सर्वे में पता चला है कि पिछले 3 वर्षों में रशिया को लेकर चीन के लोगों की सार्वजनिक धारणा में सुधार हुआ है। रशिया अब वो देश है जिसको लेकर चीन की जनता सबसे अच्छी सोच रखती है, और रशिया के बाद जिस देश का नाम सबसे ऊपर है वो पाकिस्तान है। दोस्तों इस सर्वे में पता चला है कि चीनी जनता बड़े पैमाने पर मॉस्को की आक्रामकता का समर्थन करती है, जबकि अमेरिका के बारे में सार्वजनिक विचार काफी खराब हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर भारत को लेकर बात करें तो सर्वे में पता चला है कि अमेरिका के बाद भारत वो देश है जिसके बारे में चीन के लोगों में सबसे ज्यादा नकारात्मक भाव है, और भारत के बाद जापान का स्थान है। वहीं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में 48% की वियतनाम के बारे में नकारात्मक राय थी। यानी कि दोस्तों चाइना के लोग रशिया को सबसे अच्छा बताते हैं दोस्तों, और पाकिस्तान को बताते हैं, बल्कि अमेरिका, भारत और बाकी देशों को दोस्तों सबसे खराब बताया जा रहा है। ऐसे में हमारी भारत की जनता इन चाइनीज लोगों के लिए क्या सोचती है दोस्तों, चाइना देश के बारे में क्या सोचती है, 0 से 10 में 1 नंबर जरूर दीजिएगा दोस्तों, जहां 0 सबसे खराब और 10 सबसे अच्छा। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर क्या फैज हामिद बनेंगे नए पाकिस्तानी आर्मी के चीफ, रक्षा मंत्री की हां पर बिफरी मरियम नवाज, इज्जत तक पर उठा दिया सवाल। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में जनरल कमर जावेद बाजवा के रिटायरमेंट के बाद नए आर्मी चीफ की नियुक्ति पर बवाल मचा हुआ है। जनरल बाजवा इसी साल नवंबर में अपने पद से रिटायर होने वाले हैं दोस्तों। ऐसे में नए आर्मी चीफ का चुनाव मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस रेस में दोस्तों सबसे आगे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व चीफ और वर्तमान में पेशावर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद का नाम बताया जा रहा है दोस्तों। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फैज हामिद टॉप सीनियर अधिकारी हैं। ऐसे में आर्मी चीफ के लिए उनके नाम
पर भी विचार किया जाएगा। उनके इस बयान पर सत्तारूढ़ PMLN की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जी हां दोस्तों, मरियम नवाज ने कहा कि सेना प्रमुख को एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी प्रतिष्ठा बेदाग हो और जो किसी भी आलोचना या संदेश से मुक्त हो। दरअसल फैज हामिद को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का करीबी माना जाता है। दोस्तों, खुद इमरान खान फैज हामिद की आर्मी चीफ के तौर पर नियुक्ति की वकालत भी कर चुके हैं और यही सबसे बड़ा कारण दोस्तों की मरियम नवाज ने उनके इज्जत पर दाग तक की बात कह दी है। दोस्तों, चलते अगली खबर की ओर, जहां पर चीनी कर्ज जाल के कारण क्या बांग्लादेश में भी होगा श्रीलंका जैसा हाल। जी हां दोस्तों, श्रीलंका को जिस तरह से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है उससे बांग्लादेश में भी चिंता बढ़ गई है। श्रीलंका और बांग्लादेश में एक समान बात यह है कि दोनों देशों ने चीन से कर्ज लिया हुआ है। श्रीलंका जिस मुश्किल में फंसा उसके पीछे उसका कर्ज के जाल में फंसना भी एक बहुत बड़ा कारण है। उस पर मौजूद कुल विदेशी कर्ज में चीन का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। दोस्तों, बांग्लादेशी के मीडिया और सोशल मीडिया में श्रीलंका जैसी हालत यहाँ भी पैदा होने की जताई जा रही आशंकाओं को देखते हुए चीन को स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, ढाका स्थित चीनी राजदूत ली जिमिंग ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत की है दोस्तों, और इस दौरान उन्होंने साफ किया है कि बांग्लादेश किसी प्रकार के कर्ज के जाल में नहीं है। लेकिन वाकई असलियत दोस्तों कुछ और ही है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति लॉन्च, जिसमें पीएम मोदी ने कहा भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। मध्य प्रदेश स्टार्टअप कॉनक्लेव का कार्यक्रम इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में चल रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल रूप से कार्यक्रम से जुड़े थे। दोस्तों, उन्होंने मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति का वर्चुअल शुभारंभ किया। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाषण दिया और जय मध्य प्रदेश जय इंदौर के नारे से शुरुआत की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित करते हुए कहा कि जब दिल में जोश हो, नई उमंग हो और इनोवेशन का जुनून हो तो सब कुछ संभव है। युवा नई ऊर्जा के साथ देश के विकास को गति दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति का उल्लेख करते हुए उन्होंने सरकार और युवाओं को बधाई दी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, राहुल भट्ट की पत्नी को मिलेगी सरकारी नौकरी, बेटी को फ्री एजुकेशन, हत्या की जांच के लिए SIT गठन। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने चदूरा तहसील कार्यालय के कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या की जांच के लिए SIT का गठन किया है। दोस्तों, साथ ही संबंधित थाने के SHO को भी अटैच किया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर प्रशासन जम्मू में राहुल भट्ट की पत्नी को सरकारी नौकरी और परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। साथ ही बेटी की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। गुरुवार को आतंकवादियों ने श्रीनगर में गोली मारकर कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या कर दी थी। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद का निधन, 40 दिनों का शोक घोषित कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का निधन हो गया है। UAE की सरकारी न्यूज एजेंसी WAM ने इसकी बड़ी पुष्टि की है। राष्ट्रपति जायद अल नहयान 73 साल के थे और काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। सरकार की ओर से जायद अल नहयान के निधन पर 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर बौखलाए इमरान खान ने सरकार विरोधी अभियान को बताया जिहाद, कहा पाकिस्तानी संसद में बैठे हैं अपराधी, कैसे होगा पाकिस्तान का विकास। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI के अध्यक्ष इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने नई सरकार के खिलाफ जो भी अभियान शुरू किया है वो जिहाद है। साथ ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को झूठे परिवार वाला शख्स कहा गया है। दोस्तों, इस्लामाबाद की रैली में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया है कि ये सरकार उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। इमरान ने चेतावनी दी है कि उनके खिलाफ अपनाई जाने वाली सभी योजनाओं का उल्टा असर होगा। उन्होंने कहा कि संसद में अपराधी बैठे हैं, पाकिस्तान कैसे प्रगति करेगा अगर भ्रष्ट लोग देश चलाएंगे। तो अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर चीन के बाद अब इस देश में तेजी से फैल रहा है दोस्तों कोरोना, 10,000 से अधिक नए मामले। जी हां, चीन के बाद अब दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीज के आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को 10,017 नए कोरोना मरीज प्रभावित हुए। जी हां दोस्तों, जनवरी के बाद ये पहली बार है जब देश में कोरोना के मामले 10,000 के पार गए। ऐसे में दोस्तों आप लोग भी अपने आप को सुरक्षित रखिएगा। दोस्तों, चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दिल्ली के मुंडका में भीषण अग्निकांड, बिल्डिंग में 27 लोग जिंदा जल गए। दोस्तों, मौके पर NDRF की टीम पहुंच गई। बता दें, दिल्ली के मुंडका की इमारत में शुक्रवार रात यानी
यानी शाम से भीषण आग लग गई दोस्तों। आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई। सभी शव बरामद कर लिए गए हैं। अब तक 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। चीफ फायर ऑफिसर अतुल गर्ग ने कहा कि अब भी बिल्डिंग में 30 से 40 लोगों की फंसे होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू का काम लगभग पूरा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर क्या बिहार में हो गया बहुत बड़ा सियासी खेला। गडकरी के कार्यक्रम से नीतीश जेडीयू आउट, आरजेडी विधायकों को निमंत्रण। जी हाँ दोस्तों, बिहार एनडीए में जेडीयू और बीजेपी के बीच अंदरूनी विवाद अब खुलकर सामने आने लगी है दोस्तों। सुबह से जारी पोस्टर वार के बीच अब साफ हो गया है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कार्यक्रम से नीतीश कुमार आउट हो चुके हैं। यूं कहे तो उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलावा नहीं दिया गया है। दरअसल शनिवार यानी आज 14 मई को भोजपुर जिले के कोइलवर में बने 3 लेन सड़क पुल का उद्घाटन होना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करेंगे, जिसका पोस्टर भोजपुर से लेकर पटना तक लगा हुआ है। इस पोस्टर में सीएम नीतीश का चेहरा गायब है दोस्तों। हालांकि अब जो खबर सामने आई है उससे साफ हो गया है कि पोस्टर से नहीं, नीतीश कुमार को कार्यक्रम से ही आउट कर दिया गया है। हालांकि खबर ये भी है कि आज नीतीश कुमार की पत्नी की पुण्यतिथि भी, और इस वजह से सीएम नीतीश ने कार्यक्रम में शामिल होने से मना कर दिया है। सच्चाई क्या है ये तो नीतीश कुमार या बीजेपी ही बता सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या अनबन है दोस्तों कहीं ना कहीं जेडीयू को लेकर? बताइएगा जरूर दोस्तों, आपकी अपनी निजी राय क्या है दोस्तों। और ऐसे में कितने भाई बहन बिहार से बिलोंग करते हैं बताना मत भूलिएगा। चलते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, जहां यूपी राज्यसभा चुनाव को लेकर खबर, अखिलेश के गठबंधन की होगी अग्नि परीक्षा। क्या आजम खान और शिवपाल मिलकर बिगाड़ेंगे समाजवादी पार्टी का खेल? जी हाँ, चुनाव आयोग ने गुरुवार को 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी थी। उत्तर प्रदेश की 11 सीटों समेत इन सीटों पर 10 जून को मतदान होना है। उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां भाजपा हाल के विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद उच्च सदन में अपनी स्थिति में सुधार करना चाह रही है, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनके विधायकों के लिए एक लिटमस टेस्ट होगा, क्योंकि उन्हें एक साथ रखना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती की तरह है दोस्तों। शिवपाल और आजम खान के साथ मतभेदों के बीच उनको इनसे पार पाना होगा, साथ ही अपने गठबंधन के साथियों को भी साधना होगा जो अपने मन में राज्यसभा जाने की तमन्ना पाले हुए है। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव और अनुभवी आजम खान को लेकर समाजवादी पार्टी में आंतरिक खींचतान के बीच ये घोषणा हुई है दोस्तों। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो जहां राज्यसभा चुनाव में मतदान की आवश्यकता होती है, तो सपा के लिए अपने असंतुष्ट विधायकों को क्रॉस वोटिंग से रोकना एक काम हो सकता है दोस्तों। आजम खान कथित तौर पर समाजवादी पार्टी नेतृत्व से ना खुश, और इसका असर राज्यसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या इन दोनों के बीच खींचतान में भारतीय जनता पार्टी दोस्तों इसका फायदा लेकर चली जाएगी? कमेंट में बताना मत भूलिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां फ्री राशन वितरण की फिर बढ़ गई है डेट। आखिर कब तक मिलेगा नमक, रिफाइंड, गेहूं और चावल? आपको बता दें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अप्रैल का वितरण 20 मई तक किया जाएगा। वितरण की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। इस पर PMGKY के राशन के साथ आयोडाइज्ड नमक, साबुन, चना एवं रिफाइंड ऑयल का निःशुल्क वितरण भी किया जाएगा। मोबाइल OTP के माध्यम से 12 व 20 मई को वितरण किया जाएगा, और ये जानकारी प्रदेश के अपर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने गुरुवार को दी है। इस दौरान कार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा रहेगी। विक्रेता अपने स्टॉक में अवशेष खाद्यान्न की उपलब्धता की सीमा तक पोर्टेबिलिटी के तहत खाद्यान्न की सुविधा दे सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कितने भाई बहन उत्तर प्रदेश के निवासी है बताइएगा जरूर। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर गर्मी से जल्द राहत मिलने के बड़े आसार। मानसून 15 मई को अंडमान में दे सकता है दस्तक। जी हाँ दोस्तों, देश में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच राहत देने वाली खबर सामने आई है दोस्तों। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि देश में इस साल दक्षिण पश्चिमी मानसून समय से पहले आ सकता है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहली मौसमी बारिश 15 मई को होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून के 15 मई 2022 के आसपास दक्षिणी अंडमान सागर और दक्षिणी पूर्व बंगाल की खाड़ी में पहुंचने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें दोस्तों। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है दोस्तों, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।